like that. It involves independence from the nation state. Like India is a nation state. Nation or state, though nation is a psychological concept. नेशनहुड, राष्ट्रवाद एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. हम भारत में हैं, लेकिन इसकी सीमा भारत से बाहर भी हो सकती है. कोई भारत में रह रहे कुछ लोग यदि अपने आप को, हम पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीतता है और वहां पर में जश्न मनाते हैं, तो उसका राष्ट्रवाद वहां तक जाता है. हम मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से इससे कनेक्ट होते हैं. लेकिन स्टेट एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है. इसमें के 4 एलिमेंट्स होते हैं: पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी सबसे मुख्य एलिमेंट होता है, सोवरेनिटी, और एक और पॉइंट है टेरिटरी. दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट. तो ये चीजें होती हैं कि इससे अलग होती है कि नेशन स्टेट से अलग इनकी अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी होती है, एक रीजनल. जैसे हमारे यहाँ एक पॉपुलर वर्ड है गंगा किनारे वाला, एक गाना भी इसको लेकर के पॉपुलर हुआ था. तो ये गंगा किनारे वाला एक रीजन को कॉन्स्टिट्यूट करता है कि गंगा के किनारे रहने वाले लोग, एक वो कहेंगे कि नहीं हम गंगा के किनारे रहने वाले लोग, चाहे इलाहाबाद से लेकर के पूरे बिहार और बंगाल तक क्यों ना हो, उनकी एक अलग पहचान है. पहाड़ी लोग कहते हैं दिल्ली में कि हम पहाड़न हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, उनकी पहचान है कि हम पहाड़ी हैं. So like this, they have the collective identity on the basis of different religion and topographical or geographical features. In negative sense, it implies excessive attachment to one's region. एक तो नकारात्मक अर्थ में कि हम अपनी भाषा को, अपने क्षेत्र को, अपने रीजन को से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, और फिर वो नेशनलिज्म को इफेक्ट करने लगता है. इट विल डैमेज टू द, कि हम भारतीयता को धीरे धीरे भूल जाते हैं. हम कहेंगे ना हम पंजाबी, जो है सो पंजाबी, हम बिहारी, इंडिया कहीं जाए उससे मतलब नहीं. तो ये कहीं ना कहीं से नेशनलिज्म में बाधक होता है. इन पॉजिटिव सेंस इट रेफर्स टू पीपल्स लव फॉर देयर रीजन, कि हर एक आदमी को जिस क्षेत्र में वह जन्म लिया है, पला है, बढ़ा है, जिस भाषाई क्षेत्र में वो बढ़ा है, जिस जोग्राफिकल क्षेत्र में उनकी परवरिश बचपन की हुई है, उनसे विशेष अटैचमेंट होता है. और अपने क्षेत्र से, अपनी भाषा से लगाव रखना एक पॉजिटिव है, और सरकार भी इसको प्राथमिकता, हमारा संविधान भी इसको कहता है. तो हम अपने भाषा से, अपनी जगह से, मातृभूमि से हम क्यों नहीं प्रेम करें. तो ये पॉजिटिव सेंस है. लेकिन मतलब अटैचमेंट का मतलब कि उसके सामने में राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं से एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. रीजन और राष्ट्र दो में यदि हम कंपेयर करें, तो जो राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत एक मैक्रो लेवल की कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. तो थोड़ा सा दोनों में कंटेक्स्ट है, दोनों के कंटेक्स्ट हैं, अपने अपने फीचर्स हैं. अब भारत में जो रीजनलिज्म एक इशू है कि हम पंजाबी हैं, हम उत्तर पूर्व वाले हैं, हम बिहारी हैं, हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, उसको लेकर के आंदोलन. साउथ इंडिया में चले जाओ, तमिल और तेलुगु भाषा को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के टकराव, तनाव, कॉन्फ्लिक्ट, अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्री को लेके लड़ाई झगड़े, बहुत सारे इशू हैं. तो दिस इज द हमारे रीजनलिज्म का स्टेटस है राइट नाउ इन इंडिया. अब ये रीजनलिज्म क्यों होता है ऐसा, कि किसी अमेरिका में और देशों में, बहुत सारे देशों में इतना नहीं है जितना भारत में रीजनलिज्म. वो मराठी वाले कहेंगे कि हम छठ पूजा नहीं करने देंगे जी महाराष्ट्र में, वो बंगाली के बीच और क्या कहते हैं आसामी के बीच, उधर तमिल और कन्नड़ वालों के बीच, ठीक है नहीं. तो दिस इज ए कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन जो कि सोशल इंटीग्रेशन को कम करता है, एंड किसी क्षेत्र में तनाव को पैदा करता है, कॉम्युनलिज्म को आगे बढ़ाता है, कास्टिज्म को आगे बढ़ाता है, इन सब चीज एक निगेटिविटी को लाता है. तो व्हाट आर द कॉजेज, प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया, दिस पॉइंट विल डिस्कस फर्स्ट. कि भारत में क्षेत्रवाद के कारण क्या है, क्या कारण है कि भारत जैसे देशों में क्षेत्रवाद का पनपना काफी तीव्र गति से हो रहा है. फर्स्ट पॉइंट, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी. Socio-cultural diversity is one of the major reason of regionalism in India. मैंने डाइवर्सिटी पढ़ाया है, आप लोग देखें जितना डाइवर्सिफाइड कंट्री है उतना ही रीजनलिज्म का इशू है.
जो कंट्री, इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट ऑफ रीजनलिज्म। एक कल्चरल ग्रुप कहेगा कि नहीं मेरा अलग रीजन, दूसरा कल्चरल ग्रुप कहेगा कि नहीं मैं इस रीजन, कल्चरल रीजन को कॉन्स्टिट्यूट करता हूँ। तो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट या फिर लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट या टोपोग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट, इट्स वेरी फ्रिक्वेंट। प्रिंसली स्टेट एंड ब्रिटिश कॉलोनियल डिवीजन, दूसरा पॉइंट। प्रिंसली स्टेट कि ब्रिटिश के समय में जो भारत में राजे रजवाड़ी, इट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मोर देन 550 रियासतों को मिला करके एक भारत को, नए भारत का निर्माण किया। अब हैदराबाद का निजाम है, जूनागढ़ का राजा है, सिंधिया लोग हैं, राजस्थान के रजवाड़े हैं, ऐसे हरि सिंह है, कहीं क्या कहते हैं रंजीत सिंह है, बहुत के राजघराने इंडिपेंडेंट रूप से एक देश की तरह काम करता था। इतने सारे क्या कहते हैं प्रिंसली स्टेट था इंडिया। अब मान लो जो हैदराबाद वाले जो हैं निजाम वाले, वो कहते हैं कि नहीं हम एक निजाम के अंदर में आते हैं तो उनका एक अलग अस्तित्व, उनकी एक अलग पहचान और उनकी एक अलग आइडेंटिटी एक देश की तरह बनता था। वहीं पर में रंजीत सिंह ले लीजिए, या फिर महाराष्ट्र में वो जो घराने हैं उनके पेशवा घराने और जो मराठी जो रूलर्स थे वो उनके अलग हो जाते हैं, रंजीत सिंह के अलग। तो ये सारी एक अलग अलग पॉलिटिकल एंड सोशल उनके जो सिस्टम थे वो सब अलग अलग हो जाते थे कि नहीं। तो एक तो पहला है कि प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश कॉलोनियल डिवीजन। ब्रिटिश ने जब आया भारत में, अब बंगाल का विभाजन, उन्होंने बंगाल का विभाजन बंग भंग 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया। अब कर्जन ने बंगाल का विभाजन कहते हैं कि हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, लेकिन बेसिकली यह एक कॉम्युनल डिवीजन। जो ईस्ट बंगाल जो है वह मुस्लिम बहुल एरिया है, उसको एक अलग मुस्लिम को काट करके एक अलग रीजन बना दिया, जो आज बांग्लादेश के नाम से है। 71 के बाद जब पाकिस्तान में चला गया था, 1971 में जब युद्ध हुआ तो इंदिरा गांधी ने ये प्रयास से उनको क्या कहते हैं बांग्लादेश बनाया गया, इंडिपेंडेंट देश बना, तो एक अलग रीजन बन गया। और वेस्ट बंगाल जो बच गए, जो आज हमारा वेस्ट बंगाल है, तो अलग अलग क्षेत्र में। तो ब्रिटिश का जो पॉलिसी था सो लार्जली क्या कहते हैं भारत में रीजनलिज्म को जन्म दिया। सो प्रिंसली स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट था, राजा रजवाड़े एंड ब्रिटिश पॉलिसी, it contributed it contributed a lot for the development of regionalism in India. फिर है थर्ड पॉइंट, कॉन्ट्राडिक्शन ऑन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। कॉन्ट्राडिक्शन ऑन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, इट रिफर्स दैट कि डेवलपमेंट को लेकर के भारत में कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट है। बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, some regions are highly developed, some states are very very developed, while the other region or states are lagging behind. Like Maharashtra and Gujarat, Punjab and Haryana, ये बहुत developed states हैं, and in comparison to that Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, UP, Bengal, Odisha, they are the backward states. तो कहीं ना कहीं से ये भी रीजनलिज्म को जन्म दी। आज उत्तर पूर्व के राज्यों में जो आंदोलन है, डेवलपमेंटल इशू वहाँ है, आसाम का जो इशू है, बोडोलैंड का इशू है, सेवन सिस्टर्स स्टेट का जो इशू है, बिहार में जो नक्सलवाद की समस्याएं हैं, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में जो नक्सलाइट प्रॉब्लम है, दीज आर उस एरिया का विकास क्यों नहीं हुआ आफ्टर आजादी के साथ 70 वर्ष बाद भी क्यों नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, हमारे डेवलपमेंट नहीं हुए। हाँ, हाउसिंग की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम की प्रॉब्लम है, नहीं, पर कैपिटा इनकम लो है। तो उनको लगता है कि हमारे साथ मिसट्रीट किया जा रहा है, तो कई ने नक्सलवाद को ज्वाइन कर लिया, कई आंदोलन है, कई सेपरेट स्टेट की मांग करते हैं। राइट नाउ अब सरकार इस तरफ फोकस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट के लिए पॉलिसी लेकर के आए हैं, अच्छे हो रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है कि उन एरिया का, जब तक भारत में इस एरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा, भारत डेवलपमेंट नहीं होगा। सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र या पंजाब, हरियाणा के डेवलपमेंट से डेवलपमेंट नहीं होगा। So this is here, this point you should check, concentration of power at center. Earlier, power was highly centralized in India. पावर होता था डीएम, सीएम, पीएम, बाकी लोगों के पास पावर नहीं होता था, और एक सेंट्रलाइज ढंग से काम होता था। तो ये काम मतलब लोगों को पावर नहीं दिया गया। पंचायती राज आने के बाद जब कम्युनिटी पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, गांव को पावर दिया गया,
उनको क्या कहते हैं, गांव को एक जो गांधी का जो कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज, उसके तहत उनको डिसीजन मेकिंग का राइट दिया गया। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, बदलाव आ रहा है, उनको राइट मिल रहे हैं, अधिकार मिल रहे हैं, बट स्टिल पंचायती राज इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। उसमें भी बहुत सारे करप्शन है, लीडरशिप क्वालिटी गुड नहीं है, करप्शन है। तो और उसको ट्रांसपेरेंट और उसको पार्टिसिपेशन, खास करके वीमेन एंड SC ST कम्युनिटी, उनको ज्यादा इंपावर करने की जरूरत। सो ये तब जाकर के ये चीज आप अब उत्तर पूर्व के राज्यों में ले लेंगे, कहीं और ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं से ये जब चीज पावर डिसेंट्रलाइज होगा, हर एक कम्युनिटी को, लोगों को, अब मान लो नक्सलाइट में जो लोग शामिल हैं उनको पावर शेयरिंग में, डिसीजन मेकिंग में जब उनके हम रिप्रेजेंटेशन होगा, शामिल करेंगे, उनको रेस्पेक्ट मिलेगा, तो नक्सलवाद छोड़ करके भी लोग आ सकते, मुख्य धारा में शामिल हो सकते। आज जम्मू कश्मीर से युवा आ रहे हैं और मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, तो पहले वो कितने कट्टर थे, एक अलग देश बनाने की, पाकिस्तान में शामिल होने, नक्सलवाद भी उसी तरह से छुटे। तो मैनी वेज कि पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है, इट इज गिवन इन द पंचायती राज, सो दैट उसको प्रॉपर और इम्प्लीमेंट किया जाए। पावर सेंट्रलाइज रहेगा तो उनका बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता। देन एब्सेंस ऑफ साउंड लैंग्वेज पॉलिसी, साउंड लैंग्वेज पॉलिसी नहीं है इंडिया में। एक तो हमारे यहाँ 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेज हैं, फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने बनाया 14 लैंग्वेज। इतनी सारी लैंग्वेज के बीच हर एक लैंग्वेज को रेस्पेक्ट, सम्मान, हर एक अपने अपने भाषा को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। सो दिस इट रिक्वायर, हम चाइना की तरफ किसी पे भाषा थोपा भी नहीं जा सकता है। तमिलनाडु कहेंगे कि भाई हम हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कर्नाटक कहेगा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उधर समझते नहीं है। तो एक लैंग्वेज, वन लैंग्वेज फार्मूला इंडिया में इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। कि हम एक लैंग्वेज कहेंगे, सबको बोलना होगा, सबको समझना होगा, सबको पढ़ना होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। हम साउथ में बिल्कुल नहीं चलेंगे, हिंदी ट्राई किया जा रहा है लोगों तक फैले, बट स्टिल इट इज अ प्रॉब्लम। सो लैंग्वेज पॉलिसी में थोड़ा सा और चेंज करने की है, कि जैसे मदर टंग हम जो है, मैं हम बेसिक एजुकेशन की बात कहा गया है, तो उस भाषा में उनको एजुकेशन दिया जाए, लाइक दैट। आज का सेशन हम लोगों का यहीं तक रहेगा, बाकी के पॉइंट हम टुमारो डिस्कस करेंगे, एंड कल और चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा।